आइए एक ऐसे युद्ध के मैदान की कल्पना करते हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है। बिल्कुल, एकदम अदृश्य दुनिया। हाँ, मतलब एक ऐसी दुनिया जो किसी भी टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर बिल्कुल सूक्ष्म यानी मॉलिक्यूलर स्तर पर लगातार चल रही है। और अगर उस स्तर पर झांक कर देखा जाए तो वहां कोई शांति नहीं है ना? एकदम नहीं, वहां तो मॉलिक्यूल्स अविश्वसनीय गति से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पुराने रिश्ते बड़ी बेरहमी से टूट रहे हैं और नए रास्ते बन रहे हैं। सही कहा, ये रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री है, लेकिन ये सिर्फ समीकरणों का नीरस पन्ना नहीं है। ये एक हिंसक लेकिन बहुत ही खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया हुआ युद्ध है। ये बिल्कुल सही और सटीक नजरिया है। अक्सर जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हमने शुरुआत में क्या मिलाया। रिएक्टेंट्स। हाँ, और अंत में हमें क्या मिला, यानी प्रोडक्ट्स। लेकिन किसी भी रासायनिक प्रक्रिया का असली जादू उस बीच के समय में होता है। मतलब वो प्रक्रिया जहाँ चीजें असल में बदल रही होती हैं। बिल्कुल, वो मैकेनिज्म जिसके तहत एक मॉलिक्यूल दूसरे में बदलता है। हर रिएक्शन का अपना एक खास तरीका होता है, अपना एक रास्ता होता है और अपनी एक गति होती है। और आज के इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य को डिकोड करना है। हमारे पास जो नोट्स और स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन तंत्रों की गहराई में जाने वाले हैं। ये है SN1 और SN2 रिएक्शंस, जो कि बहुत ही क्लासिक मैकेनिज्म है। वाकई ये दोनों ही सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियाएं हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये एक मॉलिक्यूल से एक हिस्से को हटाकर उसकी जगह किसी नए हिस्से को लगाने की कहानी है। एकदम सही। लेकिन जो मजेदार बात मुझे लगी वो ये है कि प्रकृति ने इस एक काम को करने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते बनाए हैं। बिल्कुल, और इन दोनों रास्तों को समझने के लिए हमें पहले इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य किरदारों को पहचानना होगा। किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। पहला है सबस्ट्रेट, जिसे आमतौर पर Rx लिखा जाता है। यहाँ R कार्बन का वो मुख्य ढांचा है जिस पर प्रतिक्रिया होने वाली है। और X क्या है? X वो हिस्सा है जिसे बाहर निकलना है। इसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। अच्छा, तो सबस्ट्रेट यानी Rx वो मूल घर है जहाँ R घर का मालिक है और X वो किराएदार है जिसे आप घर खाली करना है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और दूसरा मुख्य किरदार है न्यूक्लियोफाइल, जिसे Nu से दर्शाया जाता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला? बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफाइल का शाब्दिक अर्थ यही है। चूंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल खुद अक्सर नेगेटिव चार्ज वाला होता है। या उसके पास देने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो आपकी एनालॉजी के हिसाब से ये वो नया किराएदार है जो R के घर में आना चाहता है और X की जगह लेना चाहता है। समझ गई। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? क्या पुराना किराएदार पहले निकलेगा या नया किराएदार उसे धक्का देकर बाहर निकालेगा? यहीं से SN1 और SN2 की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस रिएक्शन की बात करेंगे जो अपना पूरा समय लेता है, जो बहुत धैर्यवान है। बिल्कुल, एक ऐसा रिएक्शन जो काम को चरणों में करना पसंद करता है, SN1 रिएक्शन। हमारे नोट्स बताते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है यानी इसकी जो गति है वो केवल और केवल सबस्ट्रेट यानी Rx पर निर्भर करती है। जी हाँ, सिर्फ एक चीज पर। तो नया न्यूक्लियोफाइल कितना भी उतावला क्यों ना हो, कितना भी आक्रामक क्यों ना हो, उसे इंतजार करना ही पड़ता है। मैं सोच रही थी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि SN1 एक दो चरणीय मतलब 2 स्टेप मैकेनिज्म है और इसमें जो पहला कदम है वही सबसे धीमा होता है। धीमा क्यों? क्योंकि विज्ञान में या केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। किसी भी बहुचरणीय प्रक्रिया की कुल गति उसके सबसे धीमे कदम पर निर्भर करती है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए हम किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की कल्पना कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बताइए कैसे? मतलब अगर एक मशीन 1 घंटे में 100 पुर्जे बनाती है, लेकिन अगली मशीन 1 घंटे में केवल 10 पुर्जे ही पैक कर पाती है, तो फैक्ट्री से निकलने वाले कुल माल की गति उसी धीमी मशीन पर निर्भर करेगी। एकदम सही। तो SN1 रिएक्शन में ये धीमा कदम कौन सा है? ये जो पहला धीमा कदम है वो है Rx का टूटना।
कार्बन यानी R और लीविंग ग्रुप यानी X के बीच का जो बॉन्ड है उसे टूटना होता है। और ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही स्थिर बॉन्ड होता है और इसे तोड़ने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये टूटता है तो X अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और X- बन जाता है। और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है R, जिस पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन, अच्छा। अगर हम इसे मानवीय रिश्तों की तरह देखें तो ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण लेकिन धीमे ब्रेकअप की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए R और X का एक रिश्ता है। अब R को एक नए पार्टनर न्यू के साथ जुड़ना है, लेकिन SN1 के तरीके में R कहता है रुको, पहले मुझे X से पूरी तरह अलग होने दो। और ये अलग होने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। सही कहा। X आराम से अपना सामान पैक करता है और चला जाता है। इसके बाद R अकेला रह जाता है। तो यही जो बीच की स्थिति है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। जी हाँ, यही मध्यस्थ या इंटरमीडिएट स्थिति है। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां R बहुत असुरक्षित और अकेला है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बिल्कुल। और चूंकि ये असुरक्षित स्थिति है, इसलिए इसे बनने में समय लगता है। यही कारण है कि ये पहला कदम इतना धीमा है। समझ रही हूँ। लेकिन एक बार जब ये कार्बोकैटायन यानी R+ बन जाता है, तब आता है रिएक्शन का दूसरा कदम, जो कि बहुत तेज होता है। क्योंकि R अब अकेला है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और आसपास कोई न्यूक्लियोफाइल मौजूद है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। हाँ, और विपरीत चार्ज एक दूसरे को तुरंत आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही R अकेला होता है, नया पार्टनर बिना किसी देरी के आकर उससे जुड़ जाता है और RN बन जाता है। और चूंकि ये दूसरा कदम लगभग पलक झपकते ही हो जाता है, इसलिए रिएक्शन की पूरी गति सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि पहला कदम यानी कार्बोकैटायन बनने में कितना समय लगा। एकदम सही। इसीलिए SN1 की गति सिर्फ सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। अगर कार्बोकैटायन का बनना इतना ही अहम है, तो क्या ये हर तरह के कार्बन मॉलिक्यूल में आसानी से बन जाता है? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, कार्बन को अकेले रहना या पॉजिटिव चार्ज लेकर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं से केमिस्ट्री की असली सुंदरता सामने आती है। कार्बोकैटायन हर जगह आसानी से नहीं बनते। अच्छा। हाँ, कार्बन को जब पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो वो बहुत अस्थिर हो जाता है, उसे स्थिरता चाहिए होती है। और यहीं पर डिग्री का सिद्धांत आता है। हाँ, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या चक्कर है? मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री सबस्ट्रेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, एक कार्बन सीधे कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, वही उसकी डिग्री तय करता है। मतलब उसके कितने पड़ोसी हैं। हाँ, अगर वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी है। अगर 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। और अगर वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है तो वो 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन कहलाता है। सही कहा। अब सोचिए, जब SN1 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप टूटकर निकलता है और बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो घबरा जाता है, अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर वो 3 डिग्री कार्बन है तो उसके आसपास मौजूद 3 अन्य कार्बन समूह एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, या कह सकते हैं अच्छे दोस्तों का काम करते हैं। बिल्कुल। केमिस्ट्री की भाषा में इसे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ओह, ये भारी भरकम शब्द, इनका मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये पड़ोसी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों के बादल को थोड़ा सा उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की तरफ धकेल देते हैं, जिससे उसका तनाव कम हो जाता है। एकदम सही। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब 3 डिग्री कार्बन को सांत्वना देने के लिए 3 अच्छे दोस्त उसके आसपास हैं। वो उसे कहते हैं, चिंता मत कर भाई, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हम भी शेयर कर लेंगे। हाँ, और जबकि 1 डिग्री वाले के पास सिर्फ एक दोस्त होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा अस्थिर रहता है। अच्छा, इसीलिए SN1 रिएक्शन 3 डिग्री सबस्ट्रेट में सबसे आसानी से और सबसे तेजी से होते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स इतने समझदार होते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वे ज्यादा स्थिर स्थिति में जा सकते हैं तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं। एक सेकंड, क्या अपनी जगह बदल लेते हैं? हाँ, इसे रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था कहते हैं। रीअरेंजमेंट मतलब रिएक्शन के बीच में ही मॉलिक्यूल अपनी संरचना बदल लेता है। ये कैसे होता है?
मान लीजिए एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, उसके पास 2 दोस्त हैं। हाँ, लेकिन उसके ठीक बगल में एक ऐसा कार्बन है जहां जाने पर वो 3 डिग्री बन सकता है। ओके। और चूंकि प्रकृति हमेशा स्थिरता की ओर भागती है, तो वो मॉलिक्यूल अपने ही अंदर मौजूद एक हाइड्रोजन एटम या मिथाइल ग्रुप को खिसकाकर उस पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले ज्यादा स्थिर 3 डिग्री कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। अरे वाह! इसे हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फ्लाइट में बीच वाली सीट पर बैठे हों और देखते ही देखते आप खुद को खिसकाकर खिड़की वाली खाली सीट पर ले जाएं क्योंकि वहां ज्यादा आराम है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। मॉलिक्यूल्स खुद को सबसे आरामदायक स्थिति में लाने के लिए अंदर ही अंदर फेरबदल कर रहे हैं। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। वाकई। अब एक और सवाल, ये सब हवा में तो नहीं हो रहा होगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी ना किसी तरल पदार्थ या सॉल्वेंट में होता है ना? SN1 के लिए किस तरह का माहौल चाहिए? SN1 रिएक्शन को एक बहुत ही खास तरह के माहौल की जरूरत होती है, जिसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी या अल्कोहल। इन सॉल्वेंट्स की खासियत यह है कि इनमें एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक दर्शक है जो बाहर से रिएक्शन देख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सॉल्वेंट एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। सोचिए, जब R और X टूटकर अलग होते हैं, मतलब जब कार्बोकैटायन और लीविंग ग्रुप बनते हैं, हाँ, तो एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि वे दोनों विपरीत चार्ज होने के कारण वापस एक दूसरे से न जुड़ जाएं। ओह हाँ, प्लस और माइनस तो वापस अट्रैक्ट करेंगे ही। यहीं पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम आता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक अच्छी भीड़ की तरह उन दोनों को अलग अलग घेर लेते हैं। अच्छा, तो अगर हम पानी के मॉलिक्यूल को देखें तो उसका ऑक्सीजन वाला हिस्सा थोड़ा नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन वाला हिस्सा थोड़ा पॉजिटिव, है ना? एकदम सही। तो पानी का नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव R+ के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और पानी का पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव X- के चारों तरफ घेरा बना लेता है। बिल्कुल। इसे सॉल्वेशन शेल या एक तरह का पिंजरा कहते हैं। ये घेराबंदी उन दोनों आयनों को शांत करती है और उन्हें वापस जुड़ने से रोकती है। लेकिन रुकिए, अगर उस सॉल्वेंट ने उन दोनों को पिंजरे में घेर लिया है तो फिर हमारा नया पार्टनर मतलब न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे घुसेगा? क्या वो भी बाहर ही फंसा नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। सच तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल भी इस सॉल्वेंट के पिंजरे में थोड़ा बहुत फंसा रहता है। तो फिर रिएक्शन कैसे होता है? चूंकि कार्बोकैटायन अब एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बन चुका है और सॉल्वेंट का घेरा एकदम स्थायी नहीं होता, वो लगातार हिलता डुलता रहता है। अच्छा, तो बीच बीच में दरारें बनती हैं? हाँ, तो जैसी थोड़ी सी जगह बनती है, न्यूक्लियोफाइल तेजी से अंदर जाकर जुड़ जाता है। क्या बात है! तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि SN1 एक लंबी, धैर्यवान और सोच समझकर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कार्बोकैटायन का बनना और उसे स्थिर रखना ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि प्रकृति ने हर मॉलिक्यूल को 3 डिग्री का आराम तो नहीं दिया है ना? बिल्कुल नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके पास कोई भीड़ नहीं होती। ऐसे में एक ऐसा रिएक्शन मैदान में आता है जो बिल्कुल इंतजार नहीं करता। हाँ, जो किसी को आराम से अलग होने का मौका नहीं देता। और यहीं से हम SN2 की ओर बढ़ते हैं। SN2 का नजरिया SN1 से बिल्कुल उलट है। यहाँ 2 का मतलब ये नहीं है कि ये 2 कदम में होता है। तो 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है बाय मॉलिक्यूलर, यानी इस रिएक्शन का रेट या गति किसी एक पर नहीं बल्कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर एक साथ निर्भर करती है। ओह, तो ये एक चरणीय या 1 स्टेप मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका मैकेनिज्म वाकई किसी एक्शन सीक्वेंस जैसा है। मैंने नोट्स में देखा, इसे बैकसाइड अटैक कहा जाता है। हाँ, बैकसाइड अटैक। मतलब कोई इंतजार नहीं कि पुराना किराएदार X पहले आराम से अपना सामान पैक करे और घर से निकले। अगर हम इससे असल जिंदगी के हिसाब से देखें तो ये म्यूजिकल चेयर के खेल जैसा है। कैसे? या मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा है और पीछे से कोई नया व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, उसे जोर से धक्का देकर गिराता है और उसी क्षण उसकी जगह पर बैठ जाता है। हा, ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बहुत सटीक रूप से दर्शाती है। SN2 में नया न्यूक्लियोफाइल ठीक उसी समय पीछे से कार्बन पर हमला करता है जिस समय सामने से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होता है। बाप रे, कितना आक्रामक है ये, है ना? ये सब कुछ एक ही झटके में, एक ही निर्बाध गति में होता है। एक तरफ से नया बॉन्ड बन रहा है और दूसरी तरफ से पुराना बॉन्ड टूट रहा है।
और इस बीच की जो फ्लिटिंग स्थिति है उसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा है कि इस झटके वाले अटैक के कारण मॉलिक्यूल का पूरा आकार ही पलट जाता है। बिल्कुल। जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से पूरी ताकत से टकराता है तो कार्बन से जुड़े बाकी तीनों समूह झटके से दूसरी तरफ पलट जाते हैं। जैसे तेज आंधी में कोई छाता उल्टा पलट जाता है। एकदम वही। इसे केमिस्ट्री में वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जो चीज पहले दाईं तरफ थी वो झटके के बाद बाईं तरफ हो जाती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और चूंकि ये सब एक ही कदम में, एक ही क्षण में हो रहा है, मतलब नया पार्टनर जुड़ रहा है और पुराना निकल रहा है, तो इसलिए रिएक्शन की गति दोनों पर निर्भर करेगी, है ना? हाँ, इस बात पर कि हमला करने वाला यानी न्यूक्लियोफाइल कितना ताकतवर है और जिस पर हमला हो रहा है यानी सबस्ट्रेट वो किस स्थिति में है। इसीलिए इसका रेट दोनों पर निर्भर करता है। एकदम सही निष्कर्ष। अगर न्यूक्लियोफाइल कमजोर हुआ तो वो धक्का नहीं मार पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट पर हमला करना मुश्किल हुआ तो भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। रुकिए, ये हमला करना मुश्किल होने वाली बात से मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या विरोधाभास? SN1 में हमने कहा था कि 3 डिग्री कार्बन के पास 3 बड़े दोस्त होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। हाँ, कहा था। तो क्या SN2 में भी 3 डिग्री कार्बन सबसे अच्छा होना चाहिए? यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। SN1 और SN2 की शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अच्छा। हाँ, जो दोस्त SN1 में मदद कर रहे थे वही दोस्त SN2 में दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ये तो बड़ी अजीब बात है। जरा उस बैक साइड अटैक के बारे में सोचिए। न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ठीक पीछे से आकर सटीक निशाना लगाना है ना? अब अगर वो 3 डिग्री कार्बन है तो उसके आसपास 3 बड़े बड़े कार्बन समूह मौजूद हैं। ये समूह एक तरह की दीवार बना लेते हैं। ओह, जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आने की कोशिश करता है तो उससे बीच वाले कार्बन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता। वे बड़े समूह से बाहर ही रोक देते हैं। समझ गई। इसे शायद विज्ञान की भाषा में कुछ कहते हैं। हाँ, इसे स्टेरिक हिंड्रेंस या स्थानिक बाधा कहते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पीछे से हमला करना नामुमकिन हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल बस बाहर से टकराकर वापस लौट जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए SN2 रिएक्शन 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के आसपास सिर्फ छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाँ, कोई भारी भीड़ नहीं होती। कार्बन का पिछला हिस्सा एकदम खुला और असुरक्षित होता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अपना वो बैक साइड अटैक कर सकता है। एकदम सही। सुन रहे हैं, उनके लिए भी SN1 को भीड़ पसंद है क्योंकि उसे एक स्थिर कार्बोकटायन बनाना है। हाँ, 3 डिग्री। और SN2 को खुला मैदान पसंद है क्योंकि उसे पीछे से सीधा हमला करना है, यानी 1 डिग्री। बेहतरीन समझ है। और चूंकि SN2 में कोई कार्बोकटायन बनता ही नहीं है, कोई ऐसी मध्यस्थ अवस्था नहीं है जहां मॉलिक्यूल आराम कर सके, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, जो जहां है वो सीधे वहीं हमला करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम इसके सॉल्वेंट या माहौल की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। SN1 को प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था जो पिंजरा बना सके, क्या SN2 में भी है वही चाहिए? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप खुद तर्क लगा सकती हैं। आपको क्या लगता है? अगर मैं तर्क लगाऊं तो SN2 में हमें एक बहुत ही आक्रामक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो तेजी से पीछे से हमला कर सके। अगर हम यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी उस न्यूक्लियोफाइल को भी चारों तरफ से घेर लेगा, है ना? उसका पिंजरा बना देगा। और फिर तो वो बेचारा हमला करने के लायक ही नहीं बचेगा। उसकी सारी एनर्जी तो उस पिंजरे को तोड़ने में ही निकल जाएगी। बहुत ही उम्दा तर्क। बिल्कुल यही होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को इतना आरामदायक बना देगा कि वो अपनी आक्रामकता भूल जाएगा। तो फिर SN2 में कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है? इसीलिए SN2 रिएक्शन में एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एसीटोन। एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता ना हो। सही कहा। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ पिंजरा नहीं बनाते, वे उसे एकदम नग्न और स्वतंत्र छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ सबस्ट्रेट पर प्रहार कर सके और एक झटके में छाता पलट दे। ये सच में दिमाग की तार खोल देने वाला है कि कैसे एक छोटी सी शर्त बदलने से, मतलब सॉल्वेंट को प्रोटिक से एप्रोटिक करने से या कार्बन की भीड़ को 1 डिग्री से 3 डिग्री करने से रिएक्शन का पूरा रास्ता और उसका मैकेनिज्म ही बदल जाता है। प्रकृति वाकई कितनी चुनिंदा और सटीक है ना? और यही सटीकता
ये दर्शाती है कि हमारे आसपास की दुनिया बिल्कुल सूक्ष्म और अदृश्य स्तर पर भी कितनी व्यवस्थित है। एक रसायन का दूसरे रसायन में बदलना कोई रैंडम दुर्घटना नहीं है। बिल्कुल। ये सख्त नियमों जैसे स्थानिक बाधा, कार्बोकेटाइन की स्थिरता और सॉल्वेंट के पिंजरे, इन सब से बंधी एक प्रक्रिया है। मॉलिक्यूल्स भौतिकी और रसायन विज्ञान के सख्त नियमों के गुलाम हैं। लेकिन इन नियमों के भीतर वो जो नृत्य करते हैं वो अद्भुत है। वाकई। और हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स या किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका सीधा असर हमारी असल जिंदगी पर है। हाँ, जब कोई व्यक्ति कोई विशेष दवा खाता है या जब फार्मास्यूटिकल कंपनियां लैब में कोई जीवन रक्षक अणु बना रही होती हैं, तो वे इन्हीं SN1 और SN2 रास्तों का चुनाव कर रही होती हैं। वे जानबूझकर ऐसे सॉल्वेंट और ऐसे कार्बन ढांचों का उपयोग करते हैं ताकि रिएक्शन ठीक उसी दिशा में जाए जहां वे चाहते हैं, ताकि कोई गलत बाय प्रोडक्ट ना बने जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि चूंकि ये रिएक्शन पूरी तरह से सॉल्वेंट के प्रकार और मॉलिक्यूल की संरचना के सख्त नियमों पर निर्भर करते हैं, तो क्या हम इंसानों के रूप में भविष्य में इसका और भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं? मतलब आप किस दिशा में सोच रहे हैं? आइए कल्पना करते हैं कि क्या भविष्य में वैज्ञानिक इन मॉलिक्यूलर नियमों को इतनी गहराई से हैक कर सकते हैं कि वे ऐसे स्मार्ट मॉलिक्यूल्स डिजाइन करें। स्मार्ट मॉलिक्यूल्स? हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर के अंदर जाएं और खुद ये तय करें कि किसी कैंसर सेल से लड़ते समय उन्हें SN1 का धीमा और नियंत्रित रास्ता चुनना है या किसी एक्यूट इन्फेक्शन से लड़ते समय SN2 का तेज और आक्रामक बैकसाइड अटैक करना है। अरे वाह, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने आसपास के माहौल यानी शरीर के अंदर के सॉल्वेंट को भांप ले और अपना मैकेनिज्म खुद चुन ले। बिल्कुल, ताकि बीमारियों का एकदम सटीक इलाज हो और कोई साइड इफेक्ट ही ना हो। ये विचार वाकई विज्ञान कथा, मतलब साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन जिस तरह से हमने आज मॉलिक्यूल्स की इस दुनिया को समझा है, ये पूरी तरह से संभव नजर आता है। विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। सही कहा। मॉलिक्यूल्स सिर्फ निर्जीव कण नहीं है, वे नियमों के भीतर काम करने वाले छोटे छोटे योद्धा हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ कि शायद भविष्य की दवाइयां अपना रास्ता खुद चुनेंगी, आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।